बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6A करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक लेक्चर नंबर हमारा 12 है। तो ये चैप्टर नंबर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको कहते हैं। इस वक्त आप सबके सामने लैपटॉप खुला हुआ है या मोबाइल फ़ोन है आप लोगों के हाथ में। तो आपके लैपटॉप में जो भी आपको इंटरफेस एक नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ऑफ कोर्स आप लोग ने विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। चाहे विंडोज़ का कोई भी वेरिएंट हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। अगर आप लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसका नाम होता है एंड्रॉयड, ठीक है। अगर ये एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं होगा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर तो भी आपका मोबाइल फ़ोन किसी काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं कंप्यूटर्स की दुनिया में। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड ए यूज़र इंटरफेस, रनिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑर्गेनाइजिंग फाइल स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 मेजर टाइप्स हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इन चारों टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं इनको आपके साथ एग्जांपल्स आपको देती जाऊंगी रियल वर्ल्ड से, उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहला है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हमारी आजकल की मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, MP3 प्लेयर्स के अंदर, माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं, इन चीज़ों को बनाते वक्त, इनके मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर जब इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए गए और वही काम करते आ रहे हैं जो उनको कहा गया है, जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अंदर, उसको कहते हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबके घरों में ओवन्स होंगे, माइक्रोवेव ओवन्स। आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो, वो हीट अप करना शुरू कर देते हैं आपके खाने को। वो भी उसके अंदर एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगा हुआ है। MP3 प्लेयर्स अगर आप लोगों के पास हैं तो उसके अंदर भी आप एक लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स आप डाल लेते हो और वो उसको प्ले करना शुरू कर देते हैं। मेडिकल डिवाइसेस, आप लोग BP ऑपरेटर्स का आप लोगों को पता होगा, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन, उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है छोटा सा। वो आपका ब्लड प्रेशर सेव कर लेता है, ब्लड प्रेशर आपकी पल्स रेट के थ्रू आप फाइंड करके आपको बता देता है। अगर आप चाहो तो उसको सेव कर लो, चाहो तो ना करो। शुगर की मशीन होती है, सब के अंदर छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं। इनको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्ट इनटू द डिवाइस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप लोगों को इसके नेम से पता चल रहा होगा, एक यूज़र है इसका और एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत शुरू में कंप्यूटर्स आए थे या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे बहुत स्टार्टिंग में, तब वो तमाम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वो एक ही काम एक वक्त में कर सकते हैं। आजकल के कंप्यूटर्स पे तो हम जितने मर्जी काम एक वक्त में कर लेना, मल्टीटास्किंग होते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर जो पुराने थे वो एक ही कर सकते थे। तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास MS-DOS की और पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट DOS जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर्स के लिए था, और पाल्म OS ये उस ज़माने के PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो थे, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये स्पेस बहुत कम लेते हैं और ये इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स पे रन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूज़र एक ही है और अब वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ये हमारे आज के लैपटॉप्स की एग्जांपल्स है। हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल फ़ोन, उन सब की ये एग्जांपल है। हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे मैंने इस वक्त यहाँ पर एक चीज़ मैंने अपलोडिंग पर लगाई हुई है, एक मैं यहाँ पर स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ, साथ में अपने ऑडियो रिकॉर्ड करवा रही हूँ। ये सारे टास्क जो हैं वो मेरा एक कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है और यूज़र एक ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है कि मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगी। गूगल का आप सबको पता है, गूगल की वेबसाइट आप सब ओपन करते हो, यूट्यूब आप सब ओपन करते हो। सिर्फ एक आप अकलौते नहीं हो जो यूट्यूब ओपन कर रहे हो, दुनिया
के हज़ारों करोड़ों अवाम एक ही वक्त में यूट्यूब को या गूगल को ओपन करती है। तो उनके पास जो कंप्यूटर्स हैं उनमें हज़ारों लोग एक वक्त में उन्हें उन कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, हर यूज़र का एक अलग-अलग सेशन बनाते जाते हैं। ये यूज़र ये वाला काम कर रहा है, ये यूज़र ये वाला काम कर रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हो यूज़र सेशन 1 बन गया, ये इस तरह ये काम कर रहा है, ये वाले काम कर रहा है। इस तरह हज़ारों सेशंस यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। इन सेशन से मतलब ये हुआ हमारे मल्टी यूज़र्स हैं। अब मल्टी यूज़र्स जो हैं वो मल्टी टास्किंग कर रहे हैं। मल्टी मतलब हज़ारों काम या 10 काम या 20 काम वो एक वक्त में परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे अलग-अलग। ये एग्जांपल थी हमारे पास मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी ना फंक्शंस हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है हमारे पास प्रोवाइडिंग ए यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो ये इस वक्त यहाँ पे कुछ आप लोगों को बटन्स नज़र आ रहे हैं। ये नीचे स्लाइड पे भी आप लोगों को कुछ आइकन आप अपने लैपटॉप पे भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये आप लोगों को एक डेस्कटॉप की स्क्रीन इस तरह की नज़र आती है। ये क्या है, ये यूज़र इंटरफेस है। इंटरफेस उस चीज़ को कहते हैं जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे मैं किस तरह इंटरेक्ट कर सकती हूँ, इन बटन्स के थ्रू, इन मेन्यूज़ के थ्रू। तो ये मेरा यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है। मतलब अगर आपको कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा पता है तो आप बड़े अच्छे से इन मेन्यूज़ को, आइकन्स को यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको ज़रा कम पता है तो आप थोड़ा सा बिगनर काम कर सकते हो। दो तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल यूज़र और एक कमांड लाइन। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये आपके सामने है, जो आप लोग देख रहे हो, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर ये मेन्यूज़ और ये इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं ना, आप उनको ग्राफिक्स के थ्रू अपने माउस या कर्सर से आप टच करते हो और ये ओपन होती जाती हैं। इसलिए कमांड लाइन जो थी वो ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, ग्राफिक का मैंने आप लोगों को बता दिया। आप डिफरेंट टास्क ओपन कर सकते हो, शॉर्टकट्स बना सकते हो, आइकन्स बना कर रख सकते हो। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। फिर जो है दूसरे हैं हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेसेस की। पहले मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ। ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। अच्छा, तमाम विंडोज़ जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है उनके अंदर ये भी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है। आप ओपन करके इसको देख सकते हो। ठीक है, जब कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि हम कमांड्स लिखते हैं। नुकसान इसका क्या है कि हमें कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं हर काम के लिए। पावर पॉइंट को ओपन करना है तो कमांड याद होनी चाहिए। पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन को ओपन करना है तो कमांड याद होनी चाहिए। एनिमेशन को ओपन करना है तो कमांड याद होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, हमारी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, लिनक्स और यूनिक्स, ये तमाम कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये दोबारा थोड़ी सी सर्विसेज हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोग्राम रन करते हैं, हमारे कंटेंट्स को, हमारी चीज़ों को सेव करता है डिस्क के ऊपर। हम उन कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं, हम प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स उसको भेज सकते हैं, हम सोर्सेज को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम एलोकेट करता है उन तमाम प्रोग्राम्स को जो रन हो रहे हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो की स्ट्रोक्स को या माउस क्लिक्स को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फ़ौरन यहाँ पे ये ब्लिंक का कर्सर आ गया और ये एक विंडो ओपन हो गई। मैं जहाँ क्लिक करूँगी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर हम सबसे पहले हम बात करें रनिंग प्रोग्राम्स के लिए। मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, मतलब जितने प्रोग्राम, जितने डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम आप चलाना चाहो आप इसको चला सकते हो। तो सिस्टम कॉल्स होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। उससे ये होता है कि आपने जो भी प्रोग्राम चलाना है, जिसको भी आपने रन करना है, आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो वो एक सिस्टम कॉल जनरेट कर देता है, CPU डिमांड करता है। तो CPU क्या करता है, उसको रैम का थोड़ा सा टाइम दे देता है और अपने CPU के कुछ मशीन साइकिल्स परफॉर्म दे देता है। ठीक है, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के दरमियान में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्राउज़र से कुछ कॉपी करूं और यहाँ पे लाकर मैं पेस्ट कर दूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग भी हम कर सकते हैं। इस चीज़ को ही, कॉपी एंड पेस्ट को ही उन्होंने ज़रा टेक्निकल टर्म्स में ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।
कीबोर्ड लगाया हुआ है या नहीं, माउस कौन सा अटैच्ड है, मॉनिटर कौन सा अटैच्ड है, प्रिंटर अटैच करना है या नहीं करना। तो जो भी हार्डवेयर डिवाइस हम साथ लगाते हैं, हमारा जो CPU है एक इंटरप्ट जनरेट करता है और उस इंटरप्ट के लिए उस हार्डवेयर डिवाइस को फिर एक्सेस करता है। थोड़ी देर के लिए CPU स्टॉप हो जाता है जैसे कोई ना कोई इंटरप्ट जनरेट होता है। इंटरप्ट क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक नया कीबोर्ड अटैच कर लूँ अपने कंप्यूटर के साथ, तो मेरा CPU थोड़ी देर के लिए अपना काम से छोड़ देगा और वो फ़ौरन से मेरी जो न्यू इंटरप्ट मैंने जनरेट किया उसकी तरफ आ जाएगा, उस हार्डवेयर डिवाइस को वो एक्सेस करेगा, उस हार्डवेयर डिवाइस का वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करेगा और उसके बाद फिर वो बाद में दोबारा अपना काम जो है वो जारी कर लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, आप जितने लंबे नाम रखो, आप जितने मर्जी फोल्डर्स क्रिएट करो, जितनी मर्जी फाइल्स क्रिएट करो, जहाँ जहाँ आप रखोगे वो वहीं वहीं पड़ी रहेंगी। ठीक है, ये सारा काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आपने सुना होगा, कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यूटिलिटीज़ क्या है, प्रोवाइड सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी है सर्विसेज, जैसे फायरवॉल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके बारे में ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले तो है हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर। हम बहुत सारा डाटा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रखते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ये पेश आती है कि ये डाटा हमारा किसी न किसी तरह लॉस ना हो जाए, हमारा जो है लैपटॉप खो ना जाए या किसी भी रीज़न की वजह से हमारा डाटा लॉस ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं और अपने तमाम डाटा का बैकअप बना लेते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप एक रिमूवेबल मीडिया ले लो, एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क ले लो 1 टेराबाइट की या 100 GB की, और उसके ऊपर आप अपना सारा डाटा सेव करते जाओ और उसको किसी बहुत अच्छी सिक्योर लोकेशन पे रख लो। ठीक है, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली ये पैकेज नहीं देते बैकअप सॉफ्टवेयर का, लेकिन हम इसे बाहर से इंस्टॉल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, उसके बाद एंटीवायरस है। अच्छा, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से एंटीवायरस नहीं रखते, लेकिन आजकल के ज़माने में क्योंकि हर कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह इंटरनेट के ज़रिए जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो कोई वायरस जो है, कोई वायरल कोड जो है वो आपके कंप्यूटर में ना आ जाए, इसकी वजह से आपका PC, आपका डाटा ख़राब होने लग जाए। तो काफ़ी सारे एंटीवायरसेस होते हैं, मैकैफ है, नॉर्टन है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स हैं, एक्सेट्रा। ये आप इंस्टॉल करके इनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास फायरवॉल। फायरवॉल क्या चीज़ होती है? फायरवॉल एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बात कर रही थी कि तमाम कंप्यूटर जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट के थ्रू वहाँ से काफ़ी सारे वायरसेस आ सकते हैं। तो जो फायरवॉल अगर आपने इनेबल की होगी अपने कंप्यूटर में, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंप्यूटर के तमाम डाटा को इंटरनेट के तमाम डाटा से बचा के रखती है, और इस फायरवॉल के अंदर से सिर्फ वही डाटा गुजर के आपके कंप्यूटर के अंदर आता है जिसको आप इनेबल करते हो, ये जिसको आप अलाउ करते हो। जो वेबसाइट, जो डाटा डाउनलोड करने वाला आप अलाउ करोगे वही सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होगा, और जिसको आप अलाउ नहीं करोगे वो इंटरनेट की दुनिया में ही रहेगा, वो इस फायरवॉल के अंदर से पास नहीं हो सकेगा। तो इसकी वजह से हम बचत हो जाती है हमारी काफ़ी सारे वायरसेस से, हैकर्स से, इंट्रूडर्स से। ठीक है, हमारा PC जो है वो सेव रहता है। उसके बाद है इंट्रूजन डिटेक्शन। ये एक पार्ट होता है हमारी फायरवॉल के पैकेज का। इससे क्या होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा यूज़र इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर का डाटा को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, हमारे कंप्यूटर के डाटा को इलीगली, हमारी इजाज़त के बगैर। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर हज़ारों तरह के पासवर्ड सेव होते हैं, आपके जीमेल का पासवर्ड, आपके यूट्यूब का पासवर्ड, आपकी फेसबुक का पासवर्ड वगैरह, ये सब सेव होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। तो कोई ऐसा इंट्रूडर, कोई ऐसा चोर इंटरनेट के थ्रू आ रहा है जो आपके ये तमाम पासवर्ड्स जो है वो लेगा और बाद में आपकी अकाउंट्स को मिसयूज़ करेगा। इसको हम कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन। तो इंट्रूजन डिटेक्शन ये पार्ट होती है हमारे फायरवॉल पैकेज का। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह।